तो आर माधवन, जिन्हें कला के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से आज सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, तमाम विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित किए गए तमाम लोगों को एक तरीके से जो आज सम्मान दिया गया है, उनके योगदान को एक प्रकार से सम्मान देने के समान है। किस तरीके से जो पद्म सम्मान है पीपुल्स पद्मा की श्रेणी में आकर एक नए प्रकार की परिपाटी को लिख रहे हैं, इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सेवा समर्पण साधना को पद्म पुरस्कार। क्योंकि तमाम जो लोग एक साधक के तरीके से काम करते हैं, सेवा समर्पण से काम करते हैं, उनके योगदान को पद्म सम्मान के माध्यम से सरकार ने सराहा है। इस खबर पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, क्योंकि पीपुल्स पद्म सेवा समर्पण को पद्म सम्मान, मतलब जो एक निष्ठा हुआ करती थी, संकल्प लेते थे, सिद्धि तक पहुंचते थे, वो एक दौर अलग था जब पद्म पुरस्कार पहले कुछ दशक पहले होते थे, लेकिन अब पीपुल्स पद्मा एक नई परिभाषा को गढ़ दिया गया है। बिल्कुल सही किया है, गढ़ ही नहीं दिया गया। अगर आप देखें तो थोड़ा समय के पीछे चले जाइए तो आपको लगेगा कि कैसे कैसे लोग पुरस्कार पाते थे, किस किस तरह से नाम आते थे और लॉबिंग होती थी। अब जिनको पद्म पुरस्कार ये मिल रहा है, ऐसे अनाम लोग हैं जिनको ढूंढ ढूंढ करके, और जिन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं हो कि हमको इस लायक समझा जाए, तो वो पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। और मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी बात है। नंगे पैर चलने वाला कोई व्यक्ति जो समर्पित है, जो मीडिया में से दूर है, जिसको लोग नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके लाना और उनको सम्मान देना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसीलिए मैं एक चीज शुरू से एक बात को कह रहा था कि 2014 के बाद के परिवर्तन को सिर्फ आप सत्ता परिवर्तन मत समझिए जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये टोटल जमीनी सच्चाई से जुड़े हुए लोग, जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं सेवक हूँ, शासक नहीं हूँ, तो ईमानदारी की बात यह है कि वो नीचे से, जमीन से परिवर्तन शुरू हुआ चुपचाप। ये बहुत बड़ा चेंज था, जिसको आप कहिए कि सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। उसमें कोई सिर्फ यही नहीं पॉलिटिकल चल तू चल मैं आया, फिर अगली बार मैं आ जाऊंगा, सिस्टम वही रहेगा। तो वो चीज है पद्म पुरस्कारों में। आप देख लीजिए, आज से नहीं, कोई एक दूर दूर कोई एक महिला सबके घरों में काम करके और वो निःशुल्क शौचालय बनवा रही है गांव में जी। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ करके पद्म पुरस्कार दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये उसी कड़ी में है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें वीआईपी कल्चर और सिफारिश से खत्म होकर के रियली, जिसको कहते हैं गो टू अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करो, और ये पुरस्कार उसकी एक पहचान बन रहा है। जी, आपने जिस बात से अंत किया वहीं से शुरुआत करते हैं अशोक जी, क्योंकि वीआईपी कल्चर को खत्म करके ज़मीनी सच्चाई को स्वीकारना और ऐसे तमाम ज़मीनी गुमनाम नायकों के, उनके योगदान को सम्मान देना, इस बदलाव ने क्या एक नई प्रकार की परंपरा, परिपाटी को जन्म दे दिया है, जिसने आम जनमानस में एक तरीके से उत्साह क्रिएट किया है, एक तरीके से उस प्रकार में एक उत्साह भर दिया है। उत्साह ही नहीं, केवल विश्वास भी व्यक्त किया गया। अब लोगों को विश्वास हो चला है कि ये जो पद्मा पुरस्कार हैं, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, ये सिफारिश से, बल्कि मैं कहूँगा कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी समय से इन पुरस्कारों का व्यापारीकरण हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया था, और ये बातें खुलकर बाहर आती थी। खासतौर से हम पत्रकार लोग को सुनने में मिलती थी कि इस तरह के जो पुरस्कार हैं वो शायद बिकना भी शुरू हो गए। तो इस प्रॉपर्टी को समाप्त करके जो अभी नया सिलसिला शुरू हुआ, जैसे अभी रामकृपाल जी भी कह रहे थे, तो उसमें स्वयं से दूर दराज के लोगों को चुनकर और ढूंढ कर निकाल कर पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो कभी शायद इस काम के लिए ध्यान भी नहीं देते थे। तो ये जो एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जिसको गुदड़ी के लाल कहते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर जब उनको पुरस्कार दिया जाता है, तो वो इससे सम्मानित नहीं होते, उससे मैं समझता हूँ ये पुरस्कार सम्मानित होता है।
गौरवान्वित पुरस्कार होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है कि जिनको सचमुच में किसी पुरस्कार की या इस प्रकार के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है, जी। क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन इसी के चलते मेरा कहना है कि अब जो एक परंपरा चली है, इसमें पुरस्कार जो है वो पुरस्कृत हो रहा है, सम्मानित तो लोग हो ही रहे हैं, और लोगों का विश्वास इसमें जाग गया कि हाँ, अब ये वो बात नहीं रही कि किसी का सिफारिश लगाएं या और किसी, हम देखिए कि बहुत लंबी फहरिस्त हुआ करती थी जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग होते थे, और वो उनको खूब सम्मानित किया जाता था। तो ये जो अभी इस बार 131 लोगों को दिया गया, जी। उनमें 19 महिलाएं हैं और 16 व्यक्ति जो है वो मरणोपरांत सम्मानित किए गए हैं। तो ये जो समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों को चुनकर और चयन करके उनका पुरस्कृत किया जाना है, मैं जी। समझता हूँ ये देश के लिए गौरव की बात है, और जी। ये नई परंपरा है जिसका स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बात आपने कही कि पुरस्कार भी अपने आप को सम्मानित महसूस करे। ऐसे लोगों के हाथ में जाकर अगर अलंकरण पहुंचता है तो वो एक गौरवान्वित महसूस करने वाली परिपाटी अपने आप में देश हित में दिखाई पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़। रामकृपाल जी, क्योंकि जब आज हम इस कार्यक्रम को देखते हैं तो सुदूर नॉर्थ ईस्ट से पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हुए हमारे समाज के नायक के लिए जिस प्रकार से तालियां बजती हैं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से जो पारंपरिक एक तरीके से जो नक्काशी की शैली है उसको सजो के रखने वाले के लिए भरपूर तालियां बजती हैं, लेह लद्दाख की पारंपरिक चिकित्सा को बचा के रखने के लिए, उसको प्रसार करने के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, तो वो गुमनाम नायकों को अगर खोज के इस प्रकार से सर्वोच्च सम्मान दिए जा रहे हैं तो इससे समाज में भी एक बड़ा बदलाव आता है। ये समाज में बदलाव महसूस किया जा रहा है, इसको प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। अब आप यूं समझिए, क्या कभी जब 2014 से पहले मैं कहूंगा कि सत्ता प्रतिष्ठानों से शुरुआत होती थी और बड़ी मुश्किल से वो नीचे जमीन तक जाती थी। अब क्या हो रहा है कि मैंने जैसा कहा ना, गांधी जी कहते थे उस अंतिम व्यक्ति, वो अंतिम व्यक्ति पैमाना है वहां से ढूंढना शुरू किया जा रहा है, जिसे सपने में कभी हमने कभी देखा था कि बिना चप्पल के नंगे पांव रहने वाला या रहने वाली को जब पद्मश्री मिलता है, उसने कभी जब सपने में नहीं सोचा होगा कि ये चीज हम तक आएगी। ये तभी शुरू होता जिसको मैंने कहा कि जब ये आदमी ठान ले बिना किसी स्लोगन के कि हम शुरुआत करेंगे अंतिम व्यक्ति से, वहां से ढूंढना शुरू करेंगे ताकि कोई छूट न जाए। जी। तो ऊपर से ढूंढने का कल्चर खत्म हो गया, नीचे से ढूंढने का शुरू हुआ। और सिर्फ ये पद्म पुरस्कारों में नहीं, देखिए पहले क्या होता था, सत्ता में बैठे लोग कहते थे आखिरी गांव मणा। ये मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि ये पहला गांव है। कंसेप्ट का फर्क देखिए जी। इसमें कहीं सत्ता और पॉलिटिक्स नजर नहीं आती, सोच का है कि ये हमारा अंतिम गांव नहीं है, ये प्रथम है। तो मैं केवल यही कह रहा हूं कि जब आप उस लिहाज से सोचेंगे कि जिसको अंतिम मान लिया गया, जिसको बिल्कुल सरहद पार यानी केंद्र से बहुत दूर मान लिया गया, जी। वहां से हमारा अंतिम गांव नहीं है, ये प्रथम है। तो उल्टा मोदी जी शुरू करते हैं कि नहीं, वो अंतिम व्यक्ति वो चलो जहां तक वो नहीं पहुंच रहा वहां से शुरुआत करो। और मैं यही कहता हूं कि ये कंटिन्यूएशन है। आज की तारीख में सिर्फ ये शुरू करते हैं कि नहीं, वो अंतिम व्यक्ति वो चलो जहां तक वो नहीं पहुंच रहा वहां से शुरुआत करो। और मैं यही कहता, और राजनीतिक आप देखिए वो सब मिला जुला है, ये इसमें अंतरावलंबन है। एक तरह से जो सोच है जी, वो बिल्कुल राजनीतिक आप देखिए वो सब मिला जुला है, ये इसमें अंतरावलंबन है। एक तरह से जो सोच है जी, वो बिल्कुल उल्टी का केंद्र जो है वो सत्ता शासन से चलता है, और फिर उसके बाद वो नीचे तक केवल स्लोगन में था, उस अंतिम व्यक्ति तक बिल्कुल उसको चेंज किया, कल्चरल आइडेंटिटी चेंज हुई। आज हमारे में ये होता है कि जिनको कभी भी इस चीज का एहसास नहीं था, एक दबी हुई मानसिकता में जीते थे, अरे भैया हम कहाँ, वो राजा हैं हम प्रजा हैं। ये जो प्रजा वाला भाव था, ये लोक है,
ये मोदी जी ने बताया कि प्रजा नहीं है, लोकतंत्र है ये। बिल्कुल, और शायद इसीलिए नीचे से प्रजातंत्र नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की जो आवाज बिल्कुल, उठती है बिल्कुल। वो जब नीतियों आप में दिखाई भी पड़ती है। अशोक जी, क्योंकि हम इन पद्म पुरस्कारों में एक चीज इसको भी देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक तरफ हटाकर उसके बाद अगर समाज के प्रति योगदान है तो वो उदाहरण भी हमको पद्म पुरस्कारों में दिखाई पड़ते हैं। शिबू सोरेन जी के योगदान को लेकर जिस प्रकार की आज एक तस्वीर दिखाई पड़ी है, हमने इससे पहले भी बीते कुछ वर्षों में देखा है। आपको लगता है कि पद्म पुरस्कारों का जो स्तर है वो भी इन सब चीजों से कम एक बढ़ा हुआ नजर आता है जब आप राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठ के इस प्रकार के अलंकरण देखते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि इसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग, समाज के जितने भी वर्ग हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व झलकता है। ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो जाए। तो जैसे अभी आपने भी शुरू में कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी सम्मानित किया गया, दक्षिण के भी हैं, तो हर क्षेत्र के, इसी तरह से हर समाज के हर वर्ग के भी हैं, उसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी सम्मानित किया जाता है। और उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि वो राजनीतिक क्षेत्र का जो एक व्यक्तित्व है जिसने सेवा, समर्पण और साधना को एक रास्ता मानते हुए राजनीति की है, फिर वो किस राजनीतिक दल का है। तो ये भी एक परंपरा चली आ रही है। और उसी कड़ी में जैसे आपने कहा कि शिबू सोरेन को मरणोपरांत दिया गया, चाहे उनकी राजनीति कैसी थी, लेकिन क्योंकि वो जिस वर्ग से आते थे, जिस प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते थे, वहां पर उनका बहुत सम्मान था, तो इसीलिए उनको भी सम्मानित किया गया। और हम देखें कि पिछले कई वर्षों में भी विपक्ष के नेताओं को भी सम्मानित किया गया। अगर हम लिस्ट देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इस बार शिबू सोरेन को सम्मानित करना मरणोपरांत, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि राजनीतिक भेदभाव नहीं है। और सरकार का ये जो अवार्ड है ये राजनीति से ऊपर उठकर है, और ये बात स्पष्ट होती है। इसलिए हमने देखा कि कभी पद्मा जो पुरस्कार है उनकी आलोचना नहीं होती राजनीतिक स्तर पर कि भेदभाव दिखाया एक सरकार ने। तो हम देखें कभी भी, बल्कि इसकी सराहना ही होती है जबकि विपक्ष के नेताओं को पद्म भूषण भी मिलता है, पद्म विभूषण भी मिलते हैं, तो वो लोगों में और विश्वास बिल्कुल वो हो जाता है कि सचमुच में सरकार एक तरह से राजनीति से उठकर ही इस तरह के सम्मान देती है। इसलिए मैंने जैसे कहा कि ये जो सम्मान है, इनका सम्मान बढ़ा है पिछले सालों में। और क्योंकि ऐसे विशिष्ट लोगों को इससे सम्मानित किया गया है जिसका एक संदेश पूरे देश में जाता है। और इसमें मैंने देखा कि कई हमने जो हमारे एनआरआईज हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है, जो भारतवंशी बाहर हैं, जिन्होंने विदेशों में रहकर भारत का सम्मान बढ़ाया, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ ये जो एक परंपरा है जो 1954 से शुरू हुई थी, वो उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ती हुई एक तरीके से दिखाई पड़े। एक छोटा सा जवाब रामगोपाल जी, क्योंकि जिन गुमनाम नायकों को पद्म अलंकरण दिया जाता है और जिस प्रकार की विधाओं, संस्कृतियों को, हमारी विरासत को सहेजने का वो जो काम कर रहे हैं, उसको भी अपने आप में जब चर्चा मिलती है तो उसको सहेजने में जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी एक मददगार साबित होता है इस प्रकार के अलंकरण समारोह के बाद। निश्चित तौर पर देखिए भाई, जैसा कि अशोक भाई कह रहे थे, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन नीयत आपकी क्या है? नीयत आपकी ये अगर है, कोई स्लोगन नहीं, जैसे कम्युनिस्ट और यहाँ कांग्रेसी ये कॉपीराइट समझते थे और समाजवाद समाजवाद, इवन विपक्षी पार्टियां भी बिना समाजवाद शब्द के चल नहीं पाती थी जी। लेकिन अगर आप सच्चाई देखेंगे, 2014 से शुरू हुआ वो, जो कि जिसको चीन में माओ से तुम भी कहते थे, गो टू द पीपुल, लिव अमंग देम, लर्न फ्रॉम देम एंड बिल्ड अपॉन व्हाट दे हैव जी। यानी निर्माण वहां से करो, जो कुछ उनके पास है उनको समझो। तो ये जो होता है ना विकेंद्रीकरण, जिसको सही मामलों में बिना कोई स्लोगन दिए हुए सचमुच में, चाहे वो बैंक खाता हो, एम्पावरमेंट हो, महिलाओं के नाम संपत्ति कहाँ होती थी? आज जितना है 75% आप समझिए कि जो घर बने हैं दुर्बल आय वर्ग के, वो महिलाओं के नाम है जी। ये सब साइलेंट रिवॉल्यूशन है, बिना किसी नाम के खामोश क्रांति और उस बदलाव का जी एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे, इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए।
और यहाँ पर एक छोटे से